महामुनि, तुम्हारे हाथों बने पत्तल पर भरते हैं पेट हजारों, पर हजारों पत्तल भर नहीं पाते तुम्हारा पेट। दिल्ली बाहर से बहुत अच्छा लगता है सुनने में, महानगर है और वाकई अच्छा है। वहाँ की ज़िंदगी इतनी फास्ट है, जैसे ज़मीनी लोगों के लिए दिल्ली रास नहीं आती है। यही तो विरोधाभास है कि महिलाओं को कई सारे अधिकार मिले हैं, ऐसा लोगों का कहना है, लेकिन अंदर में झांक के देखिएगा तो क्या अधिकार मिला है महिलाओं को? उसके पिता पति के संपत्ति पर तो कोई अधिकार ही नहीं है। जो कई सारे बदनाम के उपमा मिले और बाहर आना जाना करती रही, दिल्ली कलकत्ता बम्बई जैसे महानगर में तो और भी ज़्यादा उपमा मिलने लगी कि लड़की खराब है, बदचलन है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ चित्रिता सान्याल और आज एक ऐसे व्यक्तित्व से आपका हम परिचय कराएंगे जिन्होंने संथाली भाषा में कविता लिख के काफ़ी प्रसिद्ध वो हुई और वो साथ साथ कई सारी चीज़ें वो करती हैं। वो समाजकर्मी हैं, वो एक गांव की मुखिया भी हैं। आप समझ गए होंगे, हम बात कर रहे हैं निर्मला पुतुल जी की। आज हमारे साथ निर्मला पुतुल जी हैं। निर्मला जी स्वागत है आपका। मैं भी भारत में एक संथाली कवि, समाजकर्मी, मुखिया, सोशल एक्टिविस्ट, किस परिचय को आप बहुत करीब से या अपने आप को किस परिचय के साथ महसूस कर सकती हैं? जी, सबसे पहले तो मैं भी भारत को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ तक आकर के स्टोरी के लिए सोचा, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, सबसे पहले मैं एक एक्टिविस्ट हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता, और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में ही कार्य करते करते मुझे साहित्य लेखन की ओर झुका हुआ पाया अपने आप को। चूँकि मैं स्टोरी करती रही गांव के बीच, उनकी दिनचर्या को, महिलाओं की प्रताड़ना को, इसको मैं लिपिबद्ध करती रही अपने डायरी में। और वो कब साहित्य बनकर कविता बन गई ये मुझे खुद नहीं पता चला। जब बाद में ये डायरी को देखती रहे, उलट पुलट पढ़ते रहे, कई लोगों को पढ़ाई, तो बोले ये तो बहुत अच्छी कविता है, इसको तो छपना चाहिए। तो इस तरह हमारी जो दिनचर्या की गतिविधि है लेखनी का, गांव में जो जाती थी उसको मैं लिखती थी, और वही एक दिन आज कविता बन गई। और शायद आप लोग की वजह से, मेरी कविताओं की वजह से आप लोग के बीच भी मैं यहाँ हूँ। ये जो आपको लाइमलाइट मिला है, इसका जो पूरा संघर्ष कितना मुश्किल रहा होगा आपकी ज़िंदगी में? बिल्कुल, यहाँ तक का जो सफ़र है बहुत ही उबड़ खाबड़ रहा है हमारे जीवन का, और ये उबड़ खाबड़ रास्ते को अभी तक नहीं भूले हैं। और शायद इसी उबड़ खाबड़ रास्ते से गुजरते हुए ही अभी हमको इतना मकाम मिला है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन कभी कभी कुछ पल, कुछ यादें ऐसी होती है जो कि कभी भुलाए नहीं भूलती। साहित्य के क्षेत्र में या घूमते फिरते जो भी स्टोरी करने लगी तो मुझे कई सारे बदनाम के उपमा मिले, और बाहर आना जाना करती रही, दिल्ली कलकत्ता बम्बई जैसे महानगर में तो और भी ज़्यादा उपमा मिलने लगी कि लड़की खराब है, बदचलन है, तभी तो 2-4 दिन, 5 दिन, सप्ताह दिन गायब रहती है। तो निसंदेह पुरुष वर्ग की तरह से तो बहुत ज़्यादा ये प्रताड़ना मिली। साथ ही साथ घर में भी इस तरह की हमारी अवहेलना करते रहे। हमारे माता पिता खुद, वो लोग जब हमारी बातों को नहीं समझ रहे थे, लोगों की बातों में आकर के मुझे बहुत मारते थे, पीटते थे, गालियाँ देते थे। तो लेकिन फिर भी हमारा जो काम, हमारा जो संघर्ष वो रुका नहीं, चूँकि हमारे अंदर एक जुनून था, एक भीतर का आदमी था जो हमारे अंदर बुलवा रहे थे कि नहीं, तुमको ये काम करना है और तुम्हारे इसी काम में तुम्हारी सफलता है। तो हम तो ये सोचते हैं कि आदिवासी समाज जो है उसमें महिलाओं को काफ़ी अधिकार दिया जाता है। तो एक महिला अगर बाहर जाके या लिख रही है, इसको बुरा क्यों माना जाता है? यही तो विरोधाभास है कि महिलाओं को कई सारे अधिकार मिले हैं,
ऐसा लोगों का कहना है, लेकिन अंदर में झांक के देखिएगा तो क्या अधिकार मिला है महिलाओं को? उसके पिता पति के संपत्ति पर तो कोई अधिकार ही नहीं है। कभी अधिकार के रूप में लड़कियों को वहाँ पर मानते ही नहीं है कि पुत्र ही उसका सारा अधिकार है, लड़की को उत्तराधिकारी नहीं मानते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो लड़कियों को हमेशा बहिष्कार करते रहा है। और जबकि ठीक उसके विरोध में, उसके एवज में देखिएगा कि लड़की ही घर द्वार का कार्यभार संभालती है। जब पुरुष बाहर चले जाते हैं, भाई बाहर चले जाते हैं, पिता बाहर चले जाते हैं, तो घर का सारा कार्य व्यापार उस महिला के हाथों में ही रहता है और वही संभालती है। सारे पति के लिए दारू ताड़ी खैनी सब जुगाड़ करते हैं, पिता की सेवा करते हैं, माता की सेवा करते हैं, सास को तेल लगाना, ये सारे, फिर बच्चों को भी संभालना। तो इसको हम क्या अधिकार कहेंगे? अधिकार के रूप में क्या मिला है? बस तुम कमा के लाओ और घर परिवार को खिलाओ, अपने बच्चे को खिलाओ, इसको हम अधिकार माने? ठीक है, शादी करने का आपने अधिकार दिया है कि आप कहीं भी पसंद हो तो शादी कर सकते हैं, तो हम इसको अधिकार कैसे मान सकते हैं? अधिकार, हम इसको अधिकार के रूप में नहीं मानते हैं। तो यही जो आपने अपने समाज को देखा और महिलाओं का दर्द जिस तरह से आपको बेचैन किया, तो वही रूप है आपकी कविता। कोई ऐसी कविता जो आपने उस टाइम पे लिखी हो और आज भी आपके बहुत करीब हो? जी जी बिल्कुल। अगर 2-4 पंक्तियाँ हमारी कविताएं आप देखिएगा, अक्सर उठा के पढ़िएगा तो लगेगा कि हमारी दिनचर्या की बात है, जो हमारे अंदर चल रही गहरी साजिशों का, पुरुषों द्वारा साजिशों का बहुत बड़ा ये क्या बोलेंगे उसको, वर्ग है जो हमारे लिए साजिश करते रहते हैं। तो जब हम लेखन करते रहे, ये चीज़ को देखते रहे, और उसी के क्रम में ही हमारी एक आध दो कविताएं इस तरह है, जैसे बहामुनि। बहामुनि आदिवासियों का नाम होता है, और बहामुनि शीर्षक कविता है हमारी भी, जिसमें हम कहते हैं, बहामुनि तुम्हारे हाथों बने पत्तल पर भरते हैं पेट हजारों, पर हजारों पत्तल भर नहीं पाते तुम्हारा पेट। बहामुनि तुम्हारे हाथों बने पत्तल पर भरते हैं पेट हजारों, पर हजारों पत्तल भर नहीं पाते तुम्हारा पेट। यह कैसी विडंबना है कि जमीन पर बैठ बुनती वो चटाइयाँ, और तुम्हारे करियाए देह से टपकता है टप टप पसीना। यह कैसी विडंबना है। और जिन घरों के लिए बनाती हो झाड़ू, उन्हीं के घरों से आते हैं कचरे तुम्हारी बस्तियों में। यह कैसी विडंबना है। कितनी भोली हो तुम बहामुनि कि जहाँ तक तुम्हारी नज़र जाती है वहीं तक तुम समझती हो अपनी दुनिया, जबकि तुम्हारी पहुँच से अभी भी बहुत दूर है दुमका, अभी भी बहुत दूर है दुमका। आप एक कवि तो हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और एक गांव के मुखिया भी हैं। जी। ये मुखिया का रोल जब आप करती हैं तो किस किस तरह के प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती हैं? जब मैं गांव की मुखिया बनी, मैं मुखिया को पहले समझते नहीं चीज़ क्या चीज़ होती है, लेकिन मुखिया की दुनिया में आकर लगा कि ये तो वही दिनचर्या है, और उसमें बहुत गहराई से मुखिया में उन्मुक्त होके जहाँ बंदिशें हुआ करती थी, वो बंदिश वर्जनाओं को तोड़कर हम मुखियागिरी करने लगे। और लगा कि नहीं, हमको स्ट्रांग होना पड़ेगा, आदिवासियों के लड़ाई के लिए और भी हमको स्ट्रांग होना पड़ेगा। और ये एक प्लेटफॉर्म मिला मुखियागिरी करने, अपनी बातों को रखने का, लोगों से बात करने का, भीड़ जमात को इकट्ठा करके उसकी बातों को ले करके हम कविताओं में पिरोने का भी काम करते हैं। और खुद अभी भी हम प्रताड़ित हो रहे हैं। यह बात नहीं है कि हम मुखिया हैं तो प्रताड़ित नहीं हो रहे। कई सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे प्रताड़ित करती है, लेकिन हम अंदर से प्रताड़ित नहीं होते, चूँकि जानते हैं ये हमारे लिए सबल है, हमारे लिए बहुत बड़ा एक पॉजिटिव है। हम इसको कविता के रूप में देखते हैं कि कितना तपना पड़ता है एक कवि को, कवि होने के पहले तो वो हम तप रहे हैं।
और इस तरह महिला मुद्दे यहाँ पर खूब आते हैं। लोग मारते हैं, पति दारू ताड़ी पी करके पीटते हैं, उसके मुद्दे को सुलझाते हैं। हाँ, ये एक और बड़ा प्रॉब्लम है संथाल परगना में। ये जो ताड़ी या हो महुआ हो, ये पी के जो लोग मर भी रहे हैं और कमज़ोर भी हो रहे हैं, इसको किस तरह से आप समझती हैं कि क्या ये बंद हो सकता है? क्योंकि ये तो एक संथाली जीवन शैली का हिस्सा भी है, प्लस यहाँ जो है दारू ताड़ी वो भोग में भी चढ़ता है, पूजा पाठ में चढ़ता है। तो पूजा पाठ का दुहाई दे करके उसका जो गलत इस्तेमाल होता है, ये बड़ी बात है। इसको सोचने समझने के, वो गलत इस्तेमाल होता है कि वो पूजा के नाम पर अपने पी लेते हैं। देवता पीते हैं कि नहीं पीते हैं वो अलग बात है, वो तो नहीं दिखता है, लेकिन वो खुद जो पुजारी है वो पीते हैं, उसको हम देखते हैं। और वो पूरा बस्ती ही पीता है। एक ओकेजन जो होता है पर्व त्योहार में, इकोनॉमी को भी सपोर्ट करता है, इकोनॉमी को सपोर्ट करता है, लेकिन जितना नहीं सपोर्ट करता है उससे कहीं ज़्यादा हरासमेंट होता है, विनाशकारी होता है। तो इस चीज़ को हम अच्छा नहीं मानते हैं। आपका जितना क्रियाकलाप है पूजा पाठ में जो लगता है उसको लगाइए, और यदि आप इसको इकोनॉमी के लिए आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो उस तरह से बढ़ाइए ना। जैसे बाज़ारों में बिकता है बोतल बंद दारू, उसको लाइसेंस दिया जाता है, वो बेचते हैं, तो क्यों नहीं आप भी संग्रह करके उसको अपने यहाँ बेचिए, वैसे लोगों को दीजिए, बाहर बेचिए, तब तो बड़ा तादाद पर आप उसको बिक्री कीजिएगा, तभी ना आपका इकोनॉमी सुधरेगा। और सरकार यही कमजोरी पर उन लोग को जेल ले जाते हैं, अरेस्ट करते हैं कि आप लोग दारू बेचते हैं, जंगल काटते हैं। तो ये तो बिल्कुल ही अन्याय है। जबकि वो जंगल जाते हैं, काटते हैं, तो अपने लिए दत्वन जुगाड़ करते हैं, रोजी रोटी जुगाड़ करते हैं, कंदमूल की व्यवस्था करते हैं जंगल से। वो तो व्यापारी नहीं है जो बेचते हैं। तो उसको सजाएं मिलती है, जो भोली भाली आदिवासी हैं उनको इस रूप में सजा दी जाती है। एक और जो बात हमारे सामने आई कि आपके समाज में जब हम गांव में घूमते थे, ये डायन कहना या डायन कह के किसी की हत्या करना, अब आपके समाज में ये कई केसेस ऐसे होते हैं। तो अब आप मुखिया हैं, आपको क्या लगता है क्या वजह है इसके पीछे? क्योंकि एक सभ्य समाज में आज भी किसी महिला को, और ज़्यादातर ये महिलाओं के साथ होता है, किसी को डायन घोषित करना और उसकी हत्या कर देना, मतलब ये कितना बड़ा एक बहुत क्रूरता का एक काम है। ये कैसे आप देखते हैं इस सिस्टम को? हमने डायन प्रथा को लेकर के रिसर्च किया है, अपने अंदर करीब से जा कर के पूछा है जिसके साथ ये घटना होती। तो जब हम बात करने के दरमियान उनसे बात करते हैं तो पता चलता है तो उसके पीछे एक कमज़ोर महिला होती है, या फिर उसके पास पति नहीं है, या फिर उसके कोई नहीं है, एकल महिला होती है, या फिर उसके पास संपत्ति है, संपत्ति मीन्स ज़मीन है। तो इसलिए उसको डायन कहा जाता है, कुलाच्छन लगाया जाता है कि ये डायन है, कि उसको कैसे प्रताड़ित करो, उसको कैसे चोट चाड़ के भागेगी महिला। उसके पीछे का रहस्य यही है, इसीलिए उसको डायन कहा जाता है। लेकिन डायन को तो हमने आज तक देखा नहीं, ना किसी ने देखा है, ये तो अफवाह है। हम आज भी नहीं मानते इस चीज़ों को। हम लोगों को बोलते हैं कि ये डायन जैसे कोई चीज़ नहीं होता है। जो बीमार है, बीमारी तो होता ही है, ये कलपुर्जा है, मशीन है, शरीर खराब होता है, लेकिन अच्छा से ट्रीटमेंट कीजिए, ठीक हो जाइए। जी हाँ, मतलब वो अगर कोई बीमार है तो डॉक्टर के पास ले जाने के वजह वो चले जाते हैं किसी ओझा के पास, और ओझा उनको इस तरह से कहता है कि तुम्हारे घर में कोई डायन है, इसी वजह से ये बीमार पड़ रही। तो ये जो ओझा तंत्र मंत्र, ये एक आप कह सकते हैं कि हर समाज की कोई ना कोई कमज़ोरी होती है। क्या इतनी बड़ी कमज़ोरी है कि आप में एजुकेशन भी बढ़ रहा है, लोग पढ़ाई लिखाई भी कर रहे हैं, कई गांव में मैंने देखा महिलाएं मैट्रिक पास हैं, पर ये ओझा पे डिपेंडेंसी या ये क्यों हट नहीं रहा है? इसके पीछे एक कारण ये भी है, बहुत बड़ा कारण है, जो कि शिक्षा बहुत है यहाँ पर। पढ़ तो रहे हैं, वैसे लोग पढ़ रहे हैं जिनके पास थोड़ा सा सक्षम है हर चीज़ में, तो वो लोग घर से बाहर निकल करके पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं। लेकिन बहुत बड़ा वर्ग जो है ना, वो अशिक्षा ही है, आप देखिएगा तो उनके अंदर ये सारी चीज़ें होती है, और उसके भीतर ये सारी ज़्यादा होती है। वो डॉक्टर के पास ना जा कर के बीमारी में, वो ओझा गुनी के पास हो जाते हैं, और वहाँ से अपना झाड़ फूँक करवा के
वो अपने आप को समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा हाथ मार लिया है। तो अशिक्षा बहुत बड़ा कारण है। इसके साथ एक मतलब हम मानते हैं कि कस्टमरी लॉज हैं आपके समाज के, और वो ज़रूरी भी होता है क्योंकि इसके वजह से आपके आदिवासी जो एग्जिस्टेंस है वो समेट के रखती हैं ये लॉज। पर आधुनिक युग में कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल से बदलने की ज़रूरत है, जैसे है बिटलाहा। इसको, क्योंकि आप मुखिया हैं इसलिए मैं ये सारी चीज़ें आपसे पूछ रही, तो इस चीज़ को बिटलाहा किसी को घोषित कर देना और उसको मजबूर कर देना कि वो गांव छोड़ के जाए, और नहीं तो पूरा समाज जो है उसको बॉयकॉट करता है, तो ये कैसे देखती हैं आप मुखिया के तौर? ये बिटलाहा को देखिए, हम मुखिया के तौर पर देखते हैं कि ये बहुत बड़ा साजिश का बहुत बड़ा हिस्सा है। अच्छा। ये जो बिटलाहा करते हैं ना, जब उनको लगता है, होता है कुछ पुरुषों को अपनी मर्दांगी दिखाने की भी बहुत आदत होती है कि हमने तीर मार लिया, चलो उसको बिटलाहा कर दो, या कोई पनिशमेंट नहीं दे पाता है तो इसको चलो दंडित करने के जो परिणाम होते हैं उसको बिटलाहा कर देता है। तो ये बहुत बड़ा समाज का ये कमज़ोर बिंदु है जो कि समय के साथ इसको बदलने की ज़रूरत है। और अब तो पढ़े लिखे लोग भी काफ़ी आदिवासी समाज में आ रहे हैं। तो और जो संविधान है, संविधान ऐसा भी हो सकता है कि जो लिख दिया पूर्वजों ने वही संविधान को मानते हैं। जो गलत है, गलत परंपरा को ढो रहे हैं, हम उस गलत परंपरा को भी तोड़ने में सक्षम है। जो हमारे लिए कानून काम नहीं करता है, उससे हम बाधित होते हैं, उस कानून से हम उसका बहिष्कार करेंगे और नए सिरे से उस कानून को ड्राफ्टिंग करने की ज़रूरत है। तो ये सारी जो आपकी भावनाएं हैं, आपने कहा कि आप अपने कविताओं में लिखती हैं, तो ऐसी कोई कविता जो आपने ये बदलाव की ज़रूरत है इस पे अगर लिखी हो? जी, वैसी कविता है, क्या तुम जानते हो पुरुष से भिन्न एक स्त्री का एकांत? क्या तुम जानते हो पुरुष से भिन्न एक स्त्री का एकांत? घर, प्रेम और उसके जाति से अलग, घर, प्रेम और जाति से अलग उसके व्यक्तित्व को अपने अंदर झांक कर देखा है कभी? झांक कर देखा है तभी जो अपने अंदर सवाल लिए दौड़ती है, बरसों से दौड़ती, हाँफती, भागती, अपने आप से पूछ रही है अपने होने का अर्थ, अपने होने का अर्थ। क्या तुम जानते हो पुरुष से भिन्न एक स्त्री का एकांत का प्रवेश द्वार? यही कविता है। और फिर कविता है, कुछ हम भूल रहे हैं बीच में। और ये कविता है जैसे, क्या हूँ मैं तुम्हारे लिए, क्या हूँ मैं तुम्हारे लिए एक तकिया, कहीं से थका मांदा आया और सर टिका दिया, या फिर कोई फटी चादर जब मन तब ओढ़ बिछा लिया, या कोई गेंद जब मन तब उछाल दिया, या आंगन में तनी अरगनी की घर भर के कपड़े लाद दिए। कहो ना क्या हूँ मैं तुम्हारे लिए, क्या हूँ मैं तुम्हारे लिए, क्या हूँ मैं तुम्हारे लिए। इसके बाद तो कोई शब्द ही नहीं निकल रहे हैं मेरे, इतनी। तो आप दिल्ली में भी आई थी, तो दिल्ली में आप कई साहित्यकार से मिली और काफ़ी दिन वहाँ रही भी। कैसा लगा आपको? दिल्ली बाहर से बहुत अच्छा लगता है, सुनने में महानगर है और वाकई अच्छा है। वहाँ की ज़िंदगी इतनी फास्ट है, जैसे ज़मीनी लोगों के लिए दिल्ली रास नहीं आती है। हम कुछ 1 साल तक दिल्ली में रहे तो मुझे लगा कि हमारी जो सोचने समझने की शक्ति वो छिन्न होते जा रही है। उस महानगरी की चकाचौंध में हमारी जो शक्ति है वो गुम होते जा रही है। ऐसे लग रहा था हम वहाँ पर शूट कर ही नहीं पाते। हमारा परिवेश वो अलग तरह का है। एक जैसे वहाँ पर किसी को बात करने की भी समय नहीं है आपके पास, सब दरवाजे बंद मिलेंगे। और गांव में होता है कि यहाँ कभी भी किसी के यहाँ जाके बात कर सकते हैं, लेकिन वहाँ बड़े बड़े मठाधीश लोग हैं, किसके पास जाके बात कीजिएगा।
अपनी बातों को शेयर कीजिएगा। तो मुझे लगा कि यहाँ हमारा रहना सटीक नहीं है। हालांकि बड़े लोग, बड़े साहित्यकार दिल्ली में ही हैं, उन लोगों से भी मिले, पर मिलने भर बात करते रहे। क्या आपको लगा कि आप जड़ से कट गई हैं? मुझे लगा ना, मैं धार, हमारी जो धार है सोचने समझने की, वो धार कुंद होते जा रही है। और लगा कि हम कौन सा कंक्रीट के जंगल में आ गए हैं, जो बिल्कुल वो हमारे जंगल से हम कट गए। क्योंकि यही ज़िंदगी है, आपके जंगल और आपके लोग, और उससे ही प्रेरणा आपको मिलती है ताकि आप कविताएं लिखें। और सच पूछिए तो हम दिल्ली में रहकर वैसी कविता रच भी नहीं पाए थे। जितना हमको यहाँ ऊर्जा मिलती है, वहाँ हमारी ऊर्जा छिन्न हो जाती है। तो एक चीज़ बताइए, ये जो संथाली जो भाषा है ओल्ची की, अब बात ये है कि बंगाल में जो संथाल रहते हैं, उन्होंने एक अपनी भाषा की स्क्रिप्ट भी बनाई है, उनकी डिक्शनरी भी है, और कॉलेज तक संथाली बच्चे पढ़ पाए इसके लिए जो पाठ्य पुस्तक है वो भी उन्होंने संथाली में ट्रांसलेट किया है। उड़ीसा में भी काफ़ी काम हुआ है, पर ये जो झारखंड का इलाका है जिसमें संथाली आदिवासी लोग रहते हैं, यहाँ भाषा को लेके कुछ ज़्यादा काम नहीं हो पाया है। जी जी, बिल्कुल हम मानते हैं। और इसका एक कारण, मुख्य कारण ये भी होता है कि उधर के जो संथाली हैं, जो उड़िया भाषी हैं उधर के, उन लोगों की तादाद कहीं ज़्यादा है, और जिस वजह से एक वर्चस्व की तरह होता है कि इस भाषा को लेकर इसको लागू करना है। क्योंकि यहाँ भी है, हमारे संथाल परगना में ऐसा नहीं है कि लोग नहीं पढ़ते लिखते हैं। डिक्शनरी का भी निर्माण हुआ है। मुझे भी एक बार निमंत्रण मिला था पीड़ित लोकशाला जाने का, और वहाँ डिक्शनरी का निर्माण हुआ है, संथाली डिक्शनरी का। और डिक्शनरी है यहाँ भी, हमारे डोमन साहू समीर जी का वो संथाली हिंदी जो रोमन में लिखा गया वो है डिक्शनरी। लेकिन जिस हिसाब से यहाँ होना चाहिए उस हिसाब से लोग सक्रिय नहीं है, ये कहीं ना कहीं कमी रही है। और वहाँ के लोग, आप औलचिकी वाले को देखिएगा, वहाँ साप्ताहिक पत्री निकलती है, सप्ताह में किताबें निकल रही है। तो और एक यहाँ ये भी हमको लगता है कि ये बहुत बड़ा साजिश के तहत जो साहित्य अकादमी ने जो कमेटी बनाया है, तो उसमें उधर के लोग ही ज़्यादा है। और जहाँ पर ज़्यादा लोग रहेंगे, मेजॉरिटी जहाँ होगी, तो उसके साहित्यकार को, साहित्यों को ही ना पहले हम लोग दाम देंगे। वही कहना है उन लोग का। इधर हम भी थे कभी साहित्य अकादमी मेंबर, मतलब इक्का दुक्का लोग थे, कहीं ज़्यादा वहीं के लोग ही थे, मतलब उड़ीसा के। तो उससे ये साबित होता है मेजॉरिटी जब वहाँ है तो वहाँ तो बढ़ेगा। जैसे बंगाल उड़ीसा में संथाली भाषा में काफ़ी लिटिल मैगजीन्स या ऐसे पीरियोडिक्स निकलते हैं, तो झारखंड में ऐसा कोई है क्या? निकलता है, लेकिन इक्का दुक्का, उस तरह से नहीं। तो लोग पढ़ते हैं? देखिए यहाँ पर पाठक की भी कमी है। लोग आज तक लिखते तो हैं, लेकिन हमारी किताब छप जाए अपने पैसे से हम छाप दें, आप बोलिएगा कोई खरीद के पढ़े, तो ये हैबिट नहीं है। हमको ऐसे बस सभा सम्मेलन में अपना फ्री बांटना पड़ेगा। तो इससे लेखक को प्रोत्साहन नहीं मिलती है। लेखक को भी तो प्रोत्साहित होना चाहिए। तो ये कौन करेगा? ये तो अपना ही समाज के लोग करेंगे ना। कम से कम एक हैबिट तो डालनी चाहिए। उसको छपने में जो पैसे लगते हैं वो तो कहीं से वापसी होना चाहिए। और एक लेखक को पुरस्कृत जैसा ही लगेगा कि नहीं हमारी किताबें खरीद के पढ़ा जा रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत बड़ा जो घालमेल है, इस घालमेल को तालमेल बना करके आगे ले जाने की ज़रूरत है, और सबको सोचने की ज़रूरत है इस पर। झारखंड में आदिवासी परगना में एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग की। यहाँ के लड़कियों को, औरतों को देश में दूसरे राज्यों में लेके चले जाते हैं। बहुत ऐसे केसेस हैं जहाँ देश के बाहर भी लेके गए हैं। एज अ सोशल एक्टिविस्ट आप इस प्रॉब्लम को कितनी बड़ी प्रॉब्लम देख रहे हैं? क्या पुलिस इसमें काम करने में ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। ये जो इस तरह के मुद्दे हैं, लड़कियों को बेचने का, बाहर ले जाने का, ये बहुत बड़ा इशू रहा है। और अब भी ये चीज़ें होती है। आप अखबारों में देखती होंगी, पढ़ते होंगी कि आज वहाँ से लड़कियों को बाहर अपना देश ले आया, कोई बीच का जो दलाल होता है, ठेकेदार होता है, वो ले जाता है,
लेकिन कई लोग छुड़ा के भी लाए। इस तरह से आप देखते होंगे ट्रैफिक का मुद्दा। और एक बहुत बड़े इधर हाल फिलहाल का ट्रैफिक का मुद्दा था जिसमें हमारी बिटिया मुर्मू है, उस मुद्दे को कवर की थी। वो किस तरह से यहाँ से ले गए रिझा करके और उसको वहाँ दूसरे दलाल के हाथों बेच देता है। और उसको बेचने के एवज में क्या करता है, वो काम ना दे करके कहीं होटल में या कहीं किसी के घर में रखता है और उसके साथ बलात्कार होता है जब वो थक गई अपने आप से। और वो भी एक बच्चे की माँ है, लड़की नहीं थी, कोई महिला जो बच्चे की माँ है, उसके साथ ये घटना घटते। तब वो तंग आकर के वहाँ से भाग जाती है। और भाग जाती है तो संयोग से एक वहाँ इधर का ही एक पुरुष से मुलाकात होती है, लड़के से मुलाकात है जो खुद भी काम करने गए थे। और जब उनको होता है ना अपने लोगों से बात करना, अपने भाषा में बात करना, तो वो अपनी भाषा में अपने पर हुए अत्याचार के बारे में सब बताए। तब उन्होंने इधर उधर फ़ोन किया और तब वहाँ जो NGOs थे उनके माध्यम से संपर्क हुआ। इसके बाद फिर यहाँ के DC को इसका पता चला, उसको फ़ोन किया गया, तब उसको वहाँ से लाया गया। और जब वहाँ लाया गया तो बिटिया मुर्मू यहाँ का, हमको भी फ़ोन आया कि इसको ला रहे हैं, आप लोग आइए। तो बिटिया मुर्मू जो लहानती NGO चलाती है, उन्होंने इस बीड़ा को उठाया और वहाँ से मुक्त किया। और उसको यहाँ तक मुआवजा की बात जहाँ तक थी तो मुआवजा भी दिलाया। तो इस तरह से अखबार बेचती लड़कियां जो बोल रहे हैं। हाँ, एक आपकी कविता है वो बहुत ही उस तरह की मार्मिक कविता होती है। वो लड़की जो खुद पढ़ना लिखना नहीं जानती है, बावजूद वो अखबार बेच रही है। उनको ये भी नहीं पता है कि वो अपने ही तरह की लड़कियों का फोटो इस अखबार में छपा है, जो उसके साथ घटती है घटनाएं, बलात्कार होती है, उसका ये कहानी है। तो कितना विरोधाभास है, वो बेच रही है लेकिन उसके जैसे कई कई लड़कियों का फोटो छपा है और बलात्कार के किस्से उसमें छपे। शुक्रिया निर्मला जी, ये आपसे ये मुलाकात हमें बहुत याद रहेगी, क्योंकि आपके बातों में, आपकी कविताओं में एक समाज की जो छवि है वो पूरी तरह से निकल के आई है। धन्यवाद आपका। धन्यवाद आप सबको भी हमारे तरफ से, चूँकि आप लोगों ने लंबा सफ़र तय करके मुझे यहाँ पर मिलने का एक मौका दिया, आप लोगों से बात करने का मौका दिया। और हम इसलिए, मैं भी भारत को हमारी ओर से, हमारी जनता की ओर से ढेर सारी बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। तो दोस्तों, ये थी निर्मला पुतुल जी। हम और भी कई हस्तियों से आपका परिचय करवाएंगे, पर अब इतना ही। नमस्कार।